सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम टेल एपिसोड 2। हमने पूरे घर की तलाशी ले ली परंतु कुछ भी चोरी नहीं हुआ, एएसआई कमल ने कहा। ठीक है, फिर इन दोनों की इतनी क्रूर हत्या कैसे हो गई? इंस्पेक्टर प्रद्युम्न उन दो लाशों को देखते हुए बोला। एक दंपति की लाश वहां पड़ी हुई थी। पुरुष शायद 50 वर्ष का होगा और उसकी पत्नी शायद 45 वर्ष के आसपास होगी। उन दोनों की ही किसी चाकू जैसे धारदार हथियार से हत्या हुई थी। सर, आपने एक बात नोटिस की? कमल बोला। हाँ, महिला और पुरुष की हत्या में अंतर है, इंस्पेक्टर प्रद्युम्न बोला। बिल्कुल सर, महिला को एक तरह से सम्मानजनक मौत दी गई है। उसका गला काटा गया है और वो मर गई। परंतु पुरुष, कमल अभी अपना वाक्य पूरा कर ही रहा था कि प्रद्युम्न बोल उठा। उसके लिंग को काटा गया, उसकी आंखें फोड़ी गई है और उसके मल स्थान में चाकू घुसाकर घुमाया गया है। इससे ये साबित होता है कि जिसने भी इस पुरुष की हत्या की है वो उसके तड़पने से एक प्रकार का एंजॉयमेंट हासिल कर रहा था। हाँ कमल, ना सिर्फ यही, परंतु पुरुष नग्न अवस्था में मिला है और स्त्री नहीं। इसका मतलब इस अपराधी ने पहले स्त्री को मार डाला और फिर उस आदमी के साथ इतना निर्मम व्यवहार किया। हाँ सर। प्रद्युम्न फिर नीचे झुका और उस पुरुष की लाश की आंखों को खोलता हुआ बोला। कमल, ये देखो, इसकी आंखों से प्रतीत हो रहा है कि इसे कोई बड़ी मात्रा में ड्रग दिया गया है। कमल नीचे झुका और उसने पुरुष और स्त्री दोनों की आंखों को देखा। सर, लगता है इस स्त्री को भी कोई ड्रग दी गई है। प्रद्युम्न ने स्त्री की आंखें देखी। ठीक है, इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। परंतु सर, इस हत्या का मोटिव क्या हो सकता है? कुछ समझ नहीं आ रहा कमल। ये न्यू कॉलोनी में लोग इतने अमीर भी नहीं हैं। सभी का बमुश्किल 1 BHK मकान है। इस मकान से कोई भी सामान चोरी भी नहीं हुआ है। या तो ये कोई आपसी रंजिश का मामला लग रहा है। कोई इस पुरुष से इतना खफा था कि उसे नग्न करके उसके लिंग को काटा, आंखों को फोड़ दिया और मल स्थान पर चाकू डालकर उसे इतना बुरी तरह से घुमाया गया है कि एनल की सेंसिटिव नसें बुरी तरह से कट गई है। सर, ऐसा खून या तो कोई बहुत बड़ा जानी दुश्मन कर सकता है या कोई साइकोलॉजिकल किलर। प्रद्युम्न ने बात पूरी की। वो दोनों ही सोच में पड़ गए थे कि उनके शहर में ऐसा कोई सीरियल किलर आ गया है जो पुरुषों को इतनी विभत्स मौत दे रहा था। हालांकि ये ऐसी पहली ही घटना थी, परंतु प्रद्युम्न और कमल को अब इसकी आदत डाल लेनी थी, क्योंकि जल्द ही एक और बहुत ही बुरा क्राइम होने वाला था। शायद वो इन 2 हत्याओं से भी ज्यादा घृणित होगा। वहां पर मीडिया का तांता लगा हुआ था। सभी लोग इस हत्या के बारे में अपने ही अंदाज में खबर दिखा रहे थे। प्रद्युम्न और कमल ने फिर बाहर जाकर मीडिया वालों को एक जगह एकत्रित किया। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज भ्रामक खबरें मत फैलाएं, एक मीडिया वाले ने कहा। सर, अब यदि पुलिस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगी तो हम क्या करें? ये खून हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो क्या हम 2 घंटे में केस सॉल्व कर दें? प्रद्युम्न गुस्से से बोला। केस तो आप 2 साल में भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, पर ऑफिशियल स्टेटमेंट तो दें, एक दूसरी मीडिया वाली ने कहा। प्रद्युम्न और कमल दोनों को बहुत ही गुस्सा आ गया। तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? यहाँ 2 खून हो गए हैं और अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्रद्युम्न गुस्से से बोला। सर, ये दोनों लोग कौन हैं? खून का मर्डर वेपन क्या है? मॉडस ऑपरेंडी क्या है? क्या लूट के इरादे से खून हुआ है या कुछ और ही माजरा है? जितना हम देख पाए हैं कि पुरुष की लाश नग्न है
और स्त्री की सामान्य। ऐसा क्यों? इन सब का ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए। सुनिए, आप लोग इस प्रकार से पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, प्रद्युम्न बोला। उसे और कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो इन मीडिया वालों को क्या बताए। सर, ऑफिशियल स्टेटमेंट दीजिए, एक मीडिया वाला गुस्से से बोला। प्रद्युम्न और कमल दोनों ही वापस अंदर चले गए। बाकी पुलिस वाले बैरिकेडिंग के द्वारा मीडिया को मकान से दूर रखने की कोशिश करने में लिप्त हो गए। मीडिया वाले हताश हो गए और उन्होंने जिसकी जो मर्जी आई वो न्यूज दिखानी चालू कर दी। उसी में से एक न्यूज थी कि शायद एक पागल हत्यारा खुला घूम रहा है जो किसी को भी एक तड़पती हुई मौत दे सकता है। यही खबर रमेश की पत्नी ने सुनी थी और रमेश को फोन लगाया था। ये खबर तकरीबन रात के 12 बजे दिखाई जा रही थी और रमेश की पत्नी ने अपने पति को रात के 1 बजे फोन किया था। प्रद्युम्न और कमल न सिर्फ इस हत्या से दुखी थे, अपितु उन मीडिया वालों से भी जो इस खबर को एक सनसनी बनाकर पेश कर रहे थे। अंदर तो चलो, बताता हूं, रमेश बोला। उसने अपनी पत्नी और उस लड़की को अंदर आने का इशारा किया। वो सभी अब घर के अंदर थे। इसे अपना कोई गाउन दे दो, रमेश ने अपनी पत्नी से कहा और उसकी पत्नी ने बेमन से एक गाउन लाकर उस लड़की को दे दिया। अंदर हमारे बेडरूम के साथ ही बाथरूम है, तुम चेंज कर लो, हाथ पैर भी धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का देखता हूं, रमेश ने बहुत ही सलीके से कहा। ओके, थैंक यू, वो लड़की बोली और रमेश की पत्नी के हाथ से गाउन लेकर बेडरूम में चली गई। रमेश का मकान एक छोटा सा 1 BHK मकान था। वो लोग अभी हॉल में थे और वो लड़की उनके बेडरूम में चली गई। वहां उनका बेटा बंटी सो रहा था। कौन है ये? रमेश की बीवी ने बहुत ही कड़कड़ाती आवाज में पूछा। अरे मेरी बीवी, ये मुझे न्यू कॉलोनी में मिली। क्या? वही तो कत्ल हुआ था। हाँ, इसी के माता पिता को 3 गुंडों ने मार डाला। इस पर रेप अटेम्प्ट किया, परंतु ये उस गुंडे को मारकर किसी तरह से बच बचाकर भागी और मेरी गाड़ी के पास आ गई। और तुम इस मुसीबत को घर लेकर आ गए। तुम्हें कहा था ना कि चुपचाप घर आ जाना। तो क्या इस लड़की को वहां उन गुंडों के पास मरने छोड़ देता? तो इसका हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई पैसे का पेड़ तो है नहीं। रमेश की बीवी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी। तुम थोड़ा शांत हो जाओ, इसे कल सुबह पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, रमेश ने अपनी बीवी को सांत्वना देते हुए कहा। वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। वो पलंग पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। वो लड़की तब तक उस गाउन को पहनकर और अपने मुंह हाथ धोकर बाहर रमेश के पास लिविंग एरिया में आ गई थी। मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, मैं यहां सो जाती हूं, उसने सोफे की ओर इशारा किया। ठीक है, रात काफी हो गई है, तुम आराम करो, कल बात करते हैं, रमेश बोला और अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का गेट अंदर से बंद कर लिया। वो लड़की भी सोफे पर सो गई। रमेश ने तभी गेट खोला और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? श्वेता। क्या बात है, तुम्हें सूट भी करता है, तुम श्वेत से भी ज्यादा श्वेत हो। श्वेता थोड़ी शर्मा गई। गुड नाइट, वो मोहक अंदाज में बोली और सोफे पर लेट गई। रमेश ने उसे नजर पर देखा और कहा, गुड नाइट श्वेता। वो फिर अपनी पत्नी के पास आकर लेट गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को देखा। वो सांवली और मोटी थी। उसकी जैसी सामान्य नैन नक्श वाली स्त्रियां संभवतः हर गली में घूमती थी, परंतु श्वेता जैसी लड़की लाखों में एक होती है। धीरे धीरे रात बीतती जा रही थी, परंतु रमेश को नींद नहीं आ रही थी। श्वेता की वो इमेज जब वो कार में लेटी हुई थी और उसका हाथ हट गया था और उसके नग्न शरीर का ऊपरी हिस्सा उसे दिख रहा था, उसे वो ही बार बार याद आ रहा था।
रात के 3 बज चुके थे। हालांकि अब श्वेता ने गाउन पहन लिया था, परंतु रमेश उसे एक बार फिर देखना चाहता था। वो चुपचाप अपने कमरे से उठा और धीरे धीरे बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, उसके होश उड़ गए। इस वक्त श्वेता पूर्ण नग्न थी। वो सोफे पर नग्न लेटी हुई थी। रमेश की बीवी का गाउन उसने उतार दिया था। रमेश भौचक्का रह गया। तभी उसे श्वेता की आवाज आई, अपने कमरे के गेट को बाहर से बंद कर दो और यहां मेरे पास सोफे पर आ जाओ। रमेश को वासना ने पूरी तरह से घेर लिया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या सच। उसने अपने कमरे के गेट को बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में उसकी बीवी और उसका बेटा सो रहे थे। रमेश फौरन इस श्वेता के पास पहुंच गया। अपने कपड़े खोल दो, श्वेता ने कहा। रमेश के ऊपर श्वेता ने क्या जादू कर दिया था, ये कहना मुश्किल था, परंतु रमेश ने फौरन ही अपने कपड़े खोल दिए। वो फौरन ही उस सोफे पर लेटी हुई श्वेता के ऊपर आ गया। इससे पहले वो कुछ समझता, उसके एनल में एक चाकू बहुत तेजी से घुसा। उसकी करहा निकल गई। वो और कुछ समझता, उससे पहले उसकी आंखों में एक चाकू घुस गया। वो दर्द से बुरी तरह चीखा। उसकी पत्नी और बेटा उठ गए। इससे पहले रमेश कुछ समझता, उसकी दूसरी आंख में चाकू घुस गया। वो श्वेता का चेहरा देख ही नहीं पाया, जो उसे इस दर्द में देखकर बहुत ही खुश थी। रमेश अपनी दोनों आंखों को पकड़े हुए था। तभी श्वेता ने एक चाकू से उसके लिंग पर एक बहुत ही बड़ा कट लगा दिया। रमेश दर्द से करहा रहा था और श्वेता ने उसके टेस्टिकल्स भी चाकू से काट दिए थे। रमेश जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। श्वेता ने उसकी गर्दन पर चाकू से अनेकानेक वार किए और उसकी गर्दन से खून का फुआरा छूट गया। श्वेता जोर जोर से हंस रही थी। रमेश की बीवी गेट बजा रही थी। श्वेता ने वो गेट खोल दिया। इससे पहले रमेश की पत्नी कुछ समझ पाती, उसकी गर्दन पर अनेक वार हुए और वो जमीन पर गिर गई। रमेश की वासना ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। प्रद्युम्न और कमल अभी अपने पुलिस स्टेशन पहुंचे ही थे कि उन्हें रमेश के घर पर पहुंचना पड़ा। रमेश, उसकी पत्नी और उसका बेटा बंटी सभी मौत के घाट उतार दिए गए थे। कौन थी ये पागल लड़की श्वेता? क्यों उसने रमेश को इतनी विभत्स मौत दी? और क्या पुलिस उसे पकड़ पाई? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, खूनी खेल, मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। थैंक यू।